दिल्ली के सुल्तान शासन कैसे चलाते थे? दिल्ली सल्तनत का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र में हो गया था। इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को सूबेदार सूबेदार, सेनापति एवं प्रशासकों की जरूरत पड़ी थी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था। तो याद रखना है, अमीर वर्ड एक फारसी वर्ड है जिसको सूबेदार और सेनापति, सुल्तानों को सूबेदार और सेनापति एवं प्रशासकों के रूप में देखभाल करने के लिए रखना पड़ता था। उसी अधिकारी को क्या बोलते थे? अमीर बोलते थे। तो अमीर एक फारसी लैंग्वेज है, फारसी भाषा है, जो सल्तनत काल के मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। दिल्ली के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों ने अपने विश्वसनीय एवं योग्य गुलामों को ऊंचे प्रशासकीय पदों एवं सेनापति के रूप में नियुक्ति किया था। इन गुलामों को खरीदकर बड़ी सावधानी से सैनिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता। प्रशिक्षित मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। ये गुलाम अपने मालिक सुल्तान के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर एवं वफादार रहते थे। और ये गुलाम जो थे, नौकर जो लोग थे, वो क्या थे? अपने मालिक यानी सुल्तान के प्रति मतलब पूर्ण रूप से वफादार होते थे, बहुत वफादार होते थे। खिलजी एवं तुगलक शासक भी गुलामों का उपयोग करते थे। खिलजी एवं तुगलक, पहले कौन सा था? पहले था स्लेव गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश। खिलजी एवं तुगलक शासकों भी गुलामों का उपयोग करते रहे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्गों के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद पर प्रदान किए। इनमें भारतीय, मुसलमान, हिंदू, जैन, अफगान, अरब आदि शामिल थे। देखिए, बता रहा है कि खिलजी एवं तुगलक शासक जो थे, दूसरे या तीसरे नंबर, ये भी गुलामों का यानी स्लेव का यानी नौकर का उपयोग करते थे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग यानी कि ऊंचे क्लास के जो लोग थे, जैसे मुस्लिम, हिंदू, जैन, अफगान, अरब आदि शामिल थे। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। इतिहासकार बर्नी शोक प्रकट करते हुए लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ऊंचे पद प्रदान कर दिए हैं, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि ऐसे सभी लोग सक्षम और योग्य व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति तर्क संगत थी। यह बर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है, जिसके कारण वह सुल्तान की आलोचना करता है। मध्ययुगीन समाज में इस प्रकार के पूर्वाग्रह का होना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच अत्यंत संकुचित थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गुलाम का प्रथा था, वो खिलजी और तुगलक शासक भी एक तरह से यूज किए थे, उपयोग किए थे। और उसमें उन्होंने क्या किए थे? निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको क्या किए थे? राजनीतिक पद प्रदान किए थे, जिसमें मुसलमान जैसे जैन, हिंदू, अफगान आदि शामिल थे। बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? यहाँ पे आलोचना की थी, यहाँ पे हमने पढ़ा कि बर्नी एक इतिहासकार थे जिन्होंने क्या किया था? आलोचना की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, ये निम्न कुल में जन्म लिए थे खुद, और व्यक्तियों को ऊंचे पद प्रदान करते थे यानी देते थे। अमीर के रूप में किस वर्ग के लोग शामिल थे? किस लोग के वर्ग शामिल थे? तो मुसलमान, जैन, हिंदू, अरब के लोग थे। अमीरों की नियुक्ति किन पदों पर की जाती थी? तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हमने पढ़ा है उसके ही। अमीर वर्ग के लोग अपने सुल्तान के प्रति वफादार तो रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सामान्यतः शासक बदलने के साथ उसके अमीर या अधिकार और सेनानायक भी बदल जाते थे। देखिए, जनरली सामान्यतः जो शासक जब बदलते थे, राजा जो बदलते थे, तो उनके अमीर, अमीर मीन्स क्या बताएं? अमीर एक फारसी वर्ड है जिसको सूबेदार, सेनापति, प्रशासक जो होते थे, ये भी अधिकारी क्या होते थे? बदल जाते थे। फलस्वरूप नए और पुराने अमीरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। इसमें क्या होती थी? नए जो आते थे अमीर यानी, और पुराने में क्या होती थी? प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। कुछ अमीर तो इनके शक्तिशाली होते थे कि वे सुल्तान तक बन जाते थे। कुछ अमीर ऐसे होते थे, कुछ मतलब सूबेदार या सेनापति ऐसे होते थे जो इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो सुल्तान तक बन जाते थे। इस प्रकार सुल्तान का पद अमीरों की महत्वाकांक्षा के सामने सुरक्षित नहीं था। इस तरह से क्या होगा? सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। अमीर यह विश्वास रखते थे कि उनको भी शासन करने का समान अधिकार था। अमीर क्या विश्वास रखते थे? वो भी बिलीव रखते थे कि हमको भी शासन करने का समान अधिकार है। केंद्रीय प्रशासन। अब हम दिल्ली के सुल्तानों के शासन करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। हम यह जान चुके हैं कि अमीरों की नियुक्ति प्रशासनिक पदों की जाती थी। सुल्तान अमीरों के सहयोग के संचालन का काम करते। हमने अमीर एक भाषा है जो करते थे, सुल्तान अपने प्रशासनिक पदों पे नियुक्ति करते थे अमीर को। केंद्र प्रशासन में वित्त विभाग कौन से होता है? जो विजारत बोलते थे। वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। उसके कार्य थे राजस्व, कर यानी टैक्स जो होते थे वसूल करना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, अक्ता देने की व्यवस्था करना। अन्य पदाधिकारियों में आरिजे ममालिक, सुल्तान की सेना का प्रबंधक, सुल्तान का जो सेना थे उसके भी प्रबंधक होते थे, जिसको क्या बोलते थे? आरिजे ममालिक। याद रखना, आरिजे ममालिक। ठीक है। वकीले दर मीन्स राज्य परिवार के देख रेख करना। राज्य जो परिवार होता था उसको
देखभाल करना। फिर काजी होते थे, काजी उसको बोलते थे जो मुख्य न्यायाधीश, जो आज के टाइम में चीफ जस्टिस जो है, उसी तरह मुख्य न्यायाधीश। दीवाने इंसा, राजकीय फरमान जारी करने वाला। बरीदे मुमालिक, गुप्त रूप से सूचना एकत्र करने वाला शामिल थे। बरीदे मुमालिक मतलब गुप्त रूप से सूचना एकत्र करने वाला शामिल थे। अख्ता व्यवस्था, दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया। दिल्ली के जो तुर्क शासक थे, यानी तुर्क, टर्की के, आज के जो टर्की है वहाँ के रहने वाले जो शासक थे, वो अमीरों को मतलब अपने गुलामों को, अपने प्रशासकों को डिफरेंट डिफरेंट आकार यानी शेप के इलाकों में नियुक्त किया। ये इलाके अख्ता कहलाते थे। तो अख्ता का मतलब जानना है कि अख्ता एक इलाका, एक एरिया होता था, जिस एरिया में क्या करते थे, तुर्क शासकों अपने अमीर यानी अपने प्रशासकों, अपने गुलामों को रहने के लिए जगह देते थे। और इसके अधिकारी मुफ्ती या वली कहे जाते थे। और इसके अधिकारी जो थे वो मुफ्ती या वली कहते थे। तो मुफ्ती और अली भी याद रखना है कि मुफ्ती और वली किसको कहते थे। अख्ता क्या है, तो अख्ता वह एरिया है जहाँ पे दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो तुर्क शासक थे अपने अमीरों को एक जगह देते थे रहने के लिए। उस जगह को हम क्या कहते थे, अख्ता कहते थे। इनका दायित्व अपने अख्ता में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देने तथा भूमि कर की वसूली करना था। देखिए, ये वली जो होते थे, ये वली का मेन रीजन क्या होता था, ये दायित्व अपने अख्ता में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। जो अख्ता थे वहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पे सुल्तान को सैनिक मदद देना और भूमि का कर यानी टैक्स वसूली करना था। ये अधिकारी अपना सेवा के बदले में वेतन के रूप में राजस्व वसूली का एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे। यानी ये अपने तनख्वाह के रूप में, यानी अपने सेवा जो सेवा करते थे उसके बदले वेतन के रूप में वो जब राजस्व वसूली यानी टैक्स वसूलते थे, उसमें से कुछ भाग अपने पास रख लेते थे, जिससे वे अपने सैनिकों को वेतन दिया करते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व को सरकारी खजाने में भेज देते थे। मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें कोई भी अख्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था। मुक्ति जो थे, लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें कोई भी अख्ता थोड़े थोड़े समय पर दिया जाता था। कुछ अंतराल के बाद उनका स्थानांतरण एक अख्ता से दूसरे अख्ता में किया जाता था। अख्ता मतलब हमने बताया कि एक जगह होती थी, अलग अलग डिफरेंट आकार का, शेप का जगह होता था, जो दिया जाता था, किसको दिया जाता था, तो वो अपने अमीरों को यानी देते थे। मतलब कुछ समय के बाद स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किया जाता था, एक अख्ता से दूसरे अख्ता में किया जाता था। मुक्ति द्वारा वसूल किए गए राजस्व का बड़ी सावधानी से हिसाब रखने के लिए आमिल नामक लेखा अधिकारी अख्ताओं में रखे जाते थे। तो याद रखना है, आमिल नामक लेखा अधिकारी मतलब जो चीज़ का लेखा जोखा रखते थे। वो मुक्ति का राजस्व का सावधानी से हिसाब रखने के लिए आमिल नाम का एक लेखा अधिकारी अख्ताओं मने उस जगह में रखा जाता था। उनकी सख्ती से हिदायत दी जाती थी कि वे राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। यह अख्ता व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करता था।